अब अपन बच्चों चैप्टर नंबर नया स्टार्ट कर रहे हैं। श्वसन और गैसों का विनिमय, कक्षा 11th का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 17 है, जो अपन पार्ट नंबर 17 पढ़ेंगे। वो अपन पूरा चैप्टर है, उसके सारे वीडियो अपलोड कर देंगे। पार्ट नंबर 17 है श्वसन और गैसों का विनिमय। बहुत इजी चैप्टर है, अपन इसको लाइन से लाइन पढ़ेंगे और इसको पूरा याद कर लेंगे। ठीक है, तो अपने चैप्टर का नाम है श्वसन व गैसों का विनिमय। बहुत अच्छा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है और अपने को क्या करना है, इसको पूरा याद करना, अपना ये की टारगेट है। मैं इसके छोटे छोटे 5-6 वीडियो डाल दूंगा 20-20, 25-25 मिनट के, जिसके कारण आप इसको आसानी से देख सकते हो और याद कर सकते हो। अब अपने सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक छोटी सी क्रिया समझते हैं कि श्वसन की 2 परिभाषाएं मानी जाती हैं। एक्चुअल में क्या होता है, श्वसन की जो मेन परिभाषा है वो है कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा। जो कार्बनिक पदार्थ है उनका ऑक्सीकरण होता है। कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। जो मेन डेफिनेशन है वो आपको याद करनी है। कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन के नाम से जाना जाता है। जैसे आपसे पूछा श्वसन क्या है, तो आप बताओगे कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। अब प्रत्येक जंतु क्या करता है, ये उसकी कोशिका है, उस कोशिका के अंदर क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। उस ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है। ग्लूकोज की जैसी ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है, ग्लूकोज का अपघटन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। साथ ही बंध टूटते हैं ग्लूकोज में। जब ग्लूकोज में इस कार्बन कार्बन के बीच में बंध टूटते हैं तो एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। ठीक है, तो परिभाषा ऐसे है श्वसन की। जो सजीव की कोशिका है, सजीवों की कोशिका है, उसमें कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है, उसको कहते हैं श्वसन। ठीक है, चाहे वो पादप कोशिका होगी, चाहे वो जंतु कोशिका होगी, श्वसन में सदैव वो ऑक्सीजन गैस ही ग्रहण की जाती है। श्वसन में सदैव ऑक्सीजन गैस ही ग्रहण की जाती है, चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो। श्वसन अलग क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया अलग होती है। दोनों में ध्यान रखना, थोड़ा फर्क है। श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करेंगे, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में CO2 ग्रहण करेंगे। श्वसन एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें कुछ बच्चों को ऐसी परिभाषा, जैसे 6ठी 7वीं 8वीं आप परिभाषा पढ़ते आए हो कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का फेफड़ों में प्रवेश करना। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का फेफड़ों में प्रवेश करना और फेफड़ों में उपस्थित जो CO2 है उसका वायुमंडल में मुक्त होना श्वसन कहलाता है। लेकिन अब आप लोग थोड़े स्टैंडर्ड आपका बढ़ चुका है, तो अब इसको कहा जाता है स्वातन। इसको कहा जाता है स्वातन, यानी हम इसको ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। तो अब आपसे पूछा कि श्वसन की परिभाषा, तो श्वसन की परिभाषा आपको ये लिखनी है, ना कि ये लिखनी है। ये तो स्वातन है। स्वातन का मतलब होता है इट इज ए पार्ट ऑफ द श्वसन। ये श्वसन का पार्ट है। श्वसन का पार्ट कैसे है कि सबसे पहले क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, फिर ऑक्सीजन आती है फेफड़ों के अंदर, फिर फेफड़ों से वो किस में प्रवेश करती हैं, रक्त में प्रवेश करती हैं और रक्त से वो क्या होती है, ऊतकों में जाती हैं और ऊतकों में जाकर क्या करती है, भोज्य पदार्थ का अपघटन करती हैं और वहां से CO2 बनती हैं। ये CO2 वापस रक्त में आती है, रक्त से फेफड़ों में आती है और फेफड़ों से वायुमंडल में मुक्त होती हैं। तो ये क्या है, ये आपको बताना है कि श्वसन के पार्ट से अलग अलग। ठीक है, तो उसमें पहला पार्ट है जिसको अपन कह रहे हैं स्वातन। क्या कह रहे हैं, स्वातन। स्वातन का मतलब है कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का फेफड़ों में प्रवेश होता है, इसको क्या कहते हैं, स्वातन। और फेफड़ों में उपस्थित जो CO2 होती है वायुमंडल में मुक्त होती है, इसको कहा जाता है स्वातन। फिर उसके बाद फेफड़ों से ये रक्त में जाती है, इसको कहते हैं गैसों का विनिमय। क्या कहते हैं, और फिर रक्त से ये पूरे शरीर में जाती हैं, इसको कहते हैं परिवहन। क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। उसके बाद होता है कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण। तो आपने सबसे पहले बताया श्वसन क्या है, तो श्वसन एक आपको बताना है अपचयी क्रिया होती है। श्वसन एक अपचयी क्रिया है। अपचयी क्रिया मतलब अपघटनकारी अभिक्रिया है। इसमें जटिल पदार्थ टूटते हैं और सरल पदार्थों का निर्माण होता है। जटिल पदार्थों के टूटने से, जटिल भोज्य पदार्थों के टूटने से सरल भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है
कि जटिल पदार्थ टूटेंगे और सरल पदार्थों का निर्माण होगा। सरल पदार्थ कौन से होंगे? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, ये सरल पदार्थ होते हैं। और जटिल पदार्थ कौन से होते हैं? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सब जटिल पदार्थ है। तो इस प्रकार अपन ने इसका श्वसन का इंट्रोडक्शन दे दिया है। सबसे पहले अपन ने इसकी छोटी सी डेफिनेशन बताई है। ये डेफिनेशन आपको पूरी तरह लिख के याद कर लेनी है कि सजीव की कोशिकाओं में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा बनती है। इसको अपन कहते हैं श्वसन, यानी अपन भोज्य पदार्थ जो ग्रहण करते हैं उनका अपघटन होता है और आपको ऊर्जा मिलती है। आप कहते हो खाना खाया मुझे ऊर्जा मिली, तो ये एक ऐसी अभिक्रिया होती है जो अपघटनकारी अभिक्रिया होती है, इसको अपचय अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन फेफड़ों में प्रवेश कर रहा है, फेफड़ों में उपस्थित जो CO2 वायुमंडल मुक्त हो रही है उसको आपको श्वातन वर्ड याद करना है। क्या याद रखना है? श्वातन, ना कि आप उसको श्वसन बोलोगे। तो अब सामान्य इंट्रोडक्शन के बाद आ चुका है श्वसन अंग। ठीक है, श्वसन अंग पे भी छोटे छोटे आपके क्या है, 2-3 ऑब्जेक्टिव बनते हैं और आपका जीके भी बढ़ता है, जनरल नॉलेज भी आपको हो जाता है। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं श्वसन अंग पे। तो आपके कोर्स में 3-4 श्वसन अंग दे रखे हैं, ज्यादा नहीं दे रखे हैं। सबसे पहले अपन इसको क्लासिफाई कर देते हैं ताकि आपको समझ में आराम से आ सके। एक होता है सामान्य सत्ता, क्या होती है? सामान्य सत्ता होती है। ठीक है, दूसरा होता है आद्रक्यूटिकल। क्या है? आद्रक्यूटिकल। अपन 3-4 क्या है, मैं आपके नाम लिख दूंगा, उनको याद करना आपको। फिर उसके बाद तीसरा है जिसको अपन आद्रक्यूटिकल सामान्य सत्ता, फिर उसके बाद अपन कहेंगे क्लोम। क्या कहेंगे? क्लोम है। फिर उसके बाद श्वसन नलिका। क्या है? श्वसन नलिका है। श्वसन नलिका, श्वसन नलिका। फिर उसके बाद है फुफ्फुस। क्या है? फुफ्फुस है। ये अपने को क्या करना है? फुफ्फुस को अपन लंग्स कह रहे हैं, फेफड़े कह रहे हैं। इनके आपको प्राणियों के नाम याद रखने हैं कि कौन से प्राणियों में कौन सा श्वसन अंग होता है। तो ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है, इस पे क्या बनता है? ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है। अपने को क्या करना है? इस ऑब्जेक्टिव सवाल को याद कर लेना। जैसे सबसे पहले आपसे पूछा अमीबा है। क्या है? अमीबा है, वो प्रोटोजोआ में आता है। किसमें आता है? अमीबा प्रोटोजोआ में आता है। तो प्रोटोजोआ है, पॉलीफेरा है, सिलेंड्रिका है, प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा। और जैसे ये स्पंज वगैरह होते हैं, ये सिलेंड्रिका है। इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर सामान्य सत्ता है। क्या है? सामान्य सत्ता है। इस सामान्य सत्ता से क्या होता है? गैसों का आदान। जैसे अमीबा है, ये अमीबा जल में है, तो क्या करता है? ये जल में उपस्थित जो घुलित ऑक्सीजन है वो इसके शरीर की सत्ता से होकर इसके शरीर में घुस जाती है और शरीर में जो CO2 होती है वो सामान्य सत्ता से विसरण द्वारा बाहर चली जाती है। विसरण का मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता। बाहर ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा है, शरीर में प्रवेश कर जाती है, शरीर में CO2 ज्यादा बनी बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से गैसों का आदान प्रदान हो जाता है सामान्य सत्ता द्वारा। ठीक है, जैसे आपसे सवाल पूछा कि स्पंज है, जैसे आपसे पूछा प्रोटोजोआ है, उसमें गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होगा? सामान्य सत्ता द्वारा। अब एक सवाल बनता है आद्रक्यूटिकल। आद्रक्यूटिकल का एग्जाम्पल है आपके केचुआ। जो केचुआ है जिसको अर्थवर्म कह रहे हैं, उसमें क्या होता है? वो नम मिट्टी में पाया जाता है। नम मिट्टी में पाया जाता है तो उसके ऊपर क्या होती है? आद्रक्यूटिकल होती है, त्वचा। उसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। चमड़ी से होकर क्या होती है? जो ऑक्सीजन होती है उसके शरीर में घुसती है, यानी उसकी रक्त नलिकाएं। ये रक्त नलिकाएं हैं जो पृष्ठवाहिनी वगैरह होती हैं, वो त्वचा के जस्ट पास में होती हैं। ऑक्सीजन हवा से सीधी रक्त में और रक्त में CO2 वो सीधी हवा में। तो देखो कोई सांस लेने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, हवा सीधी अंदर घुस रही है शरीर में और शरीर में खून में जो CO2 है सीधी बाहर जा रही है। आपने देखा होगा, आपको कभी शरीर का आपको बुखार आता है तो आपके यहाँ से क्या होती है? धुआं निकलता है कानों से। जो रक्त वाहिनियां होती हैं या टच करते ऐसे महसूस होता है गर्मी ज्यादा है। तो क्या होता है? जब ज्यादा गर्मी होती है तो यहाँ से क्या विष विकिरणें बाहर निकलती हैं हमारे शरीर की। बुखार आता है तो हमारा मुंह लाल हो जाता है, तो वहां से रक्त होता है, रक्त के अंदर जो ऊष्मा होती है वो बाहर निकलती है। वैसे ही इन जीवों के अंदर ऑक्सीजन कैसे अंदर प्रवेश करेगी? सामान्य त्वचा द्वारा। अब इसमें एक सवाल पूछा कि इसके चारों तरफ मोम लगा देंगे, इसके चारों तरफ मोम लगा देंगे, केचुए के चारों तरफ क्या होगा? नेचुरल सी बात है, गैसों का विनिमय नहीं होगा। आप मोम लगा दो, मोम लगाने के बाद आप देखो कि गैसों का आदान प्रदान नहीं होता। मोम एक ऐसी परत होती है जो वायुरोधी
जल रोधी होती है। कैसी होती हैं? वायु रोधी और जल रोधी होती हैं। अब क्लोम के बहुत सारे प्राणी हैं। क्लोम मतलब होता है गिल। गिल के बहुत सारे प्राणी हैं, जैसे अपन मछलियों की बात करते हैं उसमें गलफड़े पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। जैसे अपन क्या करते हैं, मोलस्का की बात करते हैं, मोलस्का में क्या होता है, क्लोम पाए जाते हैं। और कुछ ऑर्थोपोडा होते हैं, कुछ ऑर्थोपोडा के अंदर भी क्या होता है, क्लोम पाए जाते हैं। ठीक है। अब होता है ट्रैकिया यानी श्वास नलिकाएं, श्वसन नलिकाएं, जिनको अपन कह रहे हैं ट्रैकिया। क्या कह रहे हैं? ट्रैकिया कह रहे हैं। ये पाए जाते हैं कीटों में। जितने भी जो कीट होते हैं, कीटों में सब में क्या होता है, पूरे शरीर के अंदर श्वसन नलिका होती है। अब कीट होते हैं उनमें हवा होती है, वो सीधी किस में जाती है, ऊतकों में। किस में जाती है? ऊतकों में जाती हैं। तो कीट आराम से तेजी से उड़ते हैं और थकते भी नहीं है, क्योंकि कीटों के शरीर में, जैसे ये कोई कीट है मान लो कॉकरोच, तो इसके शरीर में ऐसे पूरे शरीर में यूं नलिकाओं का जाल है, सीधी ऑक्सीजन है वो क्या होती है, ऊतकों के संपर्क में आती है और ऊतकों से सीधी CO2 बाहर निकल जाती है। तो कीटों में श्वसन नलिका पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान आसानी से होता है, ऑक्सीजन सीधी मिलती है उसको, इसलिए उसकी वर्किंग कैपेसिटी अधिक होती है। आप मच्छर के पीछे भागते हो, मक्खी के पीछे भागते हो, आप थक जाते हो, लेकिन वो उड़ता उड़ता नहीं थकता है। आप पूछते अरे बेटा इतनी ताकत कहाँ से, वो कहता है मेरे पास में श्वसन नलिका है, मेरे को ऑक्सीजन डायरेक्ट मिल रही है, सीधे ऊतकों में जा रही है और मैं CO2 सीधी मुक्त कर रहा हूँ और मेरे को एनर्जी ज्यादा मिल रही है। तुम दिन भर भले ही मुझे मारने की कोशिश करो, मैं मक्खी हूँ, लेकिन तुमसे नहीं मरवाऊंगी। तो एक मक्खी फिल्म भी आई थी, ये फुफ्फुस है। क्या है? फुफ्फुस है। आपसे पूछा फुफ्फुस किसके अंदर? फुफ्फुस पाया जाता है सबसे पहले तो स्तनधारियों के अंदर क्या होता है, फुफ्फुस पाया जाता है। जो कशेरुकी प्राणी है उसमें फुफ्फुस होता है स्तनधारियों में। फिर पक्षियों में फुफ्फुस पाए जाते हैं। ठीक है। फिर रेप्टाइल्स होते हैं उसमें फुफ्फुस पाए जाते हैं। एम्फीबिया होता है उसमें फुफ्फुस पाया जाता है। तो इन सब के अंदर फुफ्फुस होते हैं। ठीक है। एम्फीबिया मतलब जो जल और थल दोनों में रहते हैं। स्तनधारियों में फुफ्फुस होते हैं, पक्षियों में फुफ्फुस होते हैं, रेप्टाइल में फुफ्फुस होते हैं। ठीक है। अब आता है एक सवाल कि जब मेंढक शीत निद्रा में जाता है तो किसके द्वारा श्वसन करता है? जब मेंढक शीत निद्रा में जाता है तो आपको बताना है वो करता है आर्द्र त्वचा से, यानी गीली चमड़ी होती है उस आर्द्र त्वचा से श्वसन करता है। ठीक है। तो अपन ने ये टॉपिक पढ़ लिया है पूरा। अब इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल या बड़ा सवाल आएगा तो आप आराम से कर लोगे कि भाई हम बिल्कुल राइट करके आएंगे। ठीक है। अब अपन मानव श्वसन तंत्र की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि मानव का श्वसन तंत्र है उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो मानव श्वसन तंत्र में क्या है कि अपन श्वसन तंत्र में दो भाग में बांट देते हैं। क्या करते हैं? एक तो अपन क्या करते हैं, श्वसन मार्ग है और दूसरा अपन क्या है, फुफ्फुस है। दो भागों के अंदर इसको बांट देते हैं ताकि क्या होता है, अध्ययन करने में आसानी रहती है। ठीक है। फुफ्फुस यानी लंग्स है, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। ये जो श्वसन मार्ग है इसको अपन चालन पथ के नाम से जानेंगे। इस श्वसन मार्ग को अपन चालन पथ कहेंगे, यानी यहाँ तक क्या होगा, गैसों का आना और जाना रहेगा। ठीक है। इसलिए इसको चालन पथ कहेंगे। इसको अपन विनिमय पथ कहेंगे। इसके अंदर वायु कूपिकाएं होगी जिससे क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा। ठीक है। तो अपन सबसे पहले मानव के श्वसन तंत्र है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो श्वसन मार्ग में क्या होता है, श्वसन मार्ग में सबसे पहले होती है नासिका। श्वसन मार्ग का सबसे पहला भाग होता है जिसको अपन कहते हैं नासिका। दूसरा भाग होता है जिसको अपन कहते हैं श्वास नली। दूसरे भाग को अपन क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। तो इसको दो भागों के अंदर मेनली डिवाइड करेंगे। ठीक है। नासिका के बारे में अपन थोड़ी छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि नासिका होती है ये ऊपरी होंठ के ऊपर होती है। कई बार बच्चों से पूछा जाता है नासिका कहाँ होती है। बच्चे क्या करते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, यार ये तो होती तो यह है, लेकिन इसकी स्थिति क्या बताएं। तो आपको होठ तो याद रहते हैं, ऊपरी होठ, निचला होठ नहीं, ऊपरी होठ के ऊपर। कहाँ है? ऊपरी होठ के ऊपर नासिका होती है। ठीक है। ये आपको स्थिति बतानी है। नासिका ऊपरी होठ के ऊपर स्थित होती है। ठीक है। फिर नासिका होती है ये बाह्य नासा छिद्र द्वारा। किसके द्वारा? बाह्य नासा छिद्र द्वारा। ये बाह्य नासा छिद्र है, इनको कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ये बाह्य नासा छिद्र द्वारा बाहर की ओर खुलती है। नासिका बाह्य नासा छिद्र द्वारा बाहर की ओर खुलती है। ये बाह्य नासा छिद्र एक जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? ये कॉमन सेंस की बात है,
पूछ लिया बाह्य नासा छिद्र कितने जोड़ी हैं, सबके एक जोड़ी है, ठीक है। तो बाह्य नासा छिद्र द्वारा बाहर की ओर खुलती हैं। फिर नासिका का ये जो है इसको कहा जाता है नासावेश्म। नासिका के अंदर क्या होता है, ये दो नासावेश्म होते हैं, एक दाया नासावेश्म एक बाया नासावेश्म होता है, और नासिका के बीच में एक उपास्थि होती है जो नासिका को दो नासावेश्म में बांटती है, उसको कहते हैं मीजेंथेमोइड उपास्थि। उसको क्या कहते हैं, मीजेंथेमोइड उपास्थि के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है, ये उपास्थि है, कैसी है, अस्थि नहीं है। ये कान में भी उपास्थि है, उपास्थि थोड़ी कोमल होती है। फिर आपको नेक्स्ट बताना है, नासिका के सबसे बाहर की ओर रोम पाए जाते हैं। नासिका के सबसे बाहर की ओर क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, वायु को फिल्टर करते हैं और वायु के तापमान को शरीर के तापमान के अनुसार बदलते हैं, वायु को साफ और स्वच्छ करके अंदर भेजते हैं। इसके पीछे क्या होती है, इसके पीछे एक विशेष प्रकार की उपकला होती है जिसको अपन श्लेष्मा उपकला कहते हैं। इसके द्वारा श्लेष्मा का स्त्रावण होता है, और इसके पीछे एक उपकला और होती है जिसको अपन सिनिडेरियन उपकला कहते हैं। इसके पीछे एक उपकला और होती है जिसका नाम होता है सिनिडेरियन उपकला। ये सिनिडेरियन उपकला क्या करती है, ग्राण उपकला कहलाती है, यानी ये सूंघने का काम करती है। तो नासिका के अंदर एक उपकला पाई जाती है जिसको अपन ग्राण उपकला कहते हैं, जिसको सिनिडेरियन उपकला कहते हैं। ये क्या काम करती हैं, गंध ज्ञान का। कई बार बच्चों से पूछा जाता है बेटा नाक क्या काम आती है, कि सर नाक इज्जत का नहीं, नाक अपने सूंघने का काम आती है। क्या आती है, नाक सूंघने के काम आती है। तो आपसे पूछा हमारी नासिका क्या काम करती है, तो आपको बताना है गैसों को ग्रहण करना, वायु को ग्रहण करना और वायु को छोड़ना एक पथ के रूप में। दूसरा, नासिका क्या काम आती है, सूंघने में। तीसरा, वायु को फिल्टर करने में, वायु के तापमान को शरीर के तापमान के अनुसार बदलने में। हवा ठंडी होती है, ये गर्म कर देती है, हवा गर्म होती है, ये ठंडी कर देती है। तो शरीर के तापमान के अनुसार क्या होती है, ये बदल देती है। फिर नासिका, फिर ये नासिका क्या होती है, अंतनासा छिद्र द्वारा, ये अंतनासा छिद्र द्वारा क्या होती है, ग्रसनी में खुलती है। किस में खुलती है, अंतनासा छिद्र द्वारा ये किस में खुलती है, ग्रसनी में खुलती है। ये अंतनासा छिद्र है, ये नाक क्यों अंदर जा रही है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर तीन उपास्थियां होती हैं, अस्थियां होती है, जिसके कारण नासा मार्ग चक्राकार होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये ग्रसनी में खुलती है। किसमें खुलेगी, ग्रसनी में। अब ग्रसनी होती है, इस ग्रसनी के अंदर क्या होता है, दो भाग है। एक का नाम है श्वास ग्रसनी और एक का नाम होता है मुख ग्रसनी। क्या होता है, मुख ग्रसनी। ये पीछे क्या है, ये आपने कहा श्वास नली है, ये क्या है, श्वास नली है। और इसके पीछे एक नली और होती है जिसको अपन कहते हैं भोजन नली। तो हमारे अंदर दो नलियां होती हैं, एक नली जो आगे होती है उसको तो कहते हैं श्वास नली, और इसके पीछे एक नली और होती है जिसको भोजन नली, या इसको कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं, ग्रास नली। तो अब क्या होता है कि यहां से हवा आती है और किस में घुसती है, श्वास नली में, और यहां से भोजन आता है और किस में घुसता है, भोजन नली में। अब समस्या ये है कि ये पथ क्रॉस है। क्या है, ये रास्ता क्रॉस है। आपने कई बार देखा होगा चौराहे पर हुआ एक्सीडेंट, आप अखबार में पढ़ते हो, चौराहे पे दो वाहन भिड़े। वाहन कैसे भिड़ेगा, एक तेजी से यूं जा रहा है और दूसरा तेजी से यूं आ रहा है, तो भिड़ेंगे कि नहीं भिड़ेंगे, भिड़ेंगे। तो यहाँ पे भी ये ऐसी स्थिति है कि कई बार भिड़ जाते हैं। अब कैसे समझाते हैं, भिड़ते कैसे हैं, कि क्रॉस पथ है। कैसा पथ है, क्रॉस पथ है। ये है श्वसन का पथ, किसका पथ है, और ये है भोजन का पथ। भोजन भाई साहब यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, और यहाँ ये भोजन नली के अंदर गिर रहे हैं, और यहाँ से ये श्वास है वो जा रहा है। अब क्या होता है कि श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस। श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस। हम जैसे ही बोलेंगे तो क्या होता, हवा बाहर निकलती है और ये ढक्कन ऊपर हो जाता है। क्या हो जाता है, ढक्कन ऊपर हो जाता है। भोजन आगे जाने की बजाय किसमें गिर जाता है, इसमें। तो ये ढक्कन होता है, ये हर समय जब भी हम भोजन लेते हैं बंद रहता है। ये श्वास नली के ऊपर जो ढक्कन है जिसको एपिग्लोटिस कह रहे हैं, वो हर टाइम बंद रहता है। आप जब सांस छोड़ते हो ये ढक्कन खुलता है।
आपको कभी भी खाना खाते समय बोलना नहीं है। अगर आपने खाना खाते समय बोला तो भोजन पीछे जाने की बजाय यही गिर जाएगा, क्योंकि ये ढक्कन यूं हो जाएगा, ये ढक्कन यूं होगा। ये जैसे अपन ने कहा ये श्वास नली है पहले और फिर ये भोजन नली बाद में है। भोजन आ रहा है, लेकिन आपको एक बात याद आ गई, आपने एकदम बात बोली, बोलते ही ढक्कन ऊपर हुआ, भोजन को कहेगा आगे कहां जा रहा है, गिर जाए इसके अंदर ही, तो भोजन यहाँ गिर जाएगा और अपन जोर जोर से खांसेंगे तो इस तरह से क्या होगा, भोजन बाहर निकलेगा वापस। क्या होगा, फेफड़े जोर जोर से खांसेंगे और अपन कहेंगे कौन गालियां निकाल रहा है, कौन याद कर रहा है। ऐसे अपन तरह तरह के बहाने बनाते हैं कि आज मुझे यार मेरा कोई सच्चा दोस्त याद कर रहा है। याद कहेगा कर रहा है, गलती तेरी खुद की है, तू बोला क्यों बोला। अगर नहीं बोलता तो भोजन बेचारा जा रहा था आराम से, भोजन बेचारा आराम से पीछे जा रहा था, लेकिन आपने जैसे ही बोला ढक्कन ऊपर हो गया। ढक्कन कौन सा, श्वास नली वाला। आप यूं नहीं ढक्कन को दूसरा समझो। तो आपको बताना है कि क्या होता है, ये ढक्कन ऊपर हो जाता है। कौन सा, श्वास नली वाला ढक्कन ऊपर हो जाता है। और श्वास नली वाला ढक्कन जैसे ही ऊपर होगा तो भोजन को रास्ता वहीं मिल जाएगा। आप जा रहे हो और अचानक आपको वहां एक खड्डा होता है, उस खड्डे के अंदर गिरोगे नहीं गिरोगे आगे जाने की बजाय, तो वो ढक्कन ही सब कुछ है यहाँ पे। तो हमारे यहाँ एक ढक्कन लगा हुआ है एपिग्लोटिस, जो बंद रहता है भोजन करते समय। तो ये उभयनिष्ठ पथ है। कैसा पथ है, ये क्रॉस पथ है। तो ये ध्यान रखना, ये श्वास नली है, इसके पीछे भोजन नली, यहाँ से हवा आ रही है, इधर से भोजन जा रहा है, और यहाँ एपिग्लोटिस ढक्कन है। ये एपिग्लोटिस ढक्कन इसको बंद रखता है और यहाँ भोजन जाके गिरता रहता है। ठीक है, तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। तो अब क्या है, अपन श्वसन मार्ग में श्वास नली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। श्वास नली होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, ये श्वास नली है, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, यानी ज्यादा लंबी नहीं है। आप 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी ये श्वास नली होती है। श्वास नली के ऊपर होता है कंठ। श्वास नली के ऊपर होता है कंठ। जो श्वास नली है उसके ऊपर क्या है, कंठ है। यानी कंठ एक ध्वनि उत्पादक यंत्र होता है, एक बक्सा है जो कि ध्वनि उत्पादक यंत्र है। ध्वनि उत्पादक यंत्र है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स है, जिसको अपन लैरिंक्स कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, लैरिंक्स कहते हैं। पक्षियों के अंदर इसको सिरिंक्स के नाम से जानते हैं। ये भी सवाल पूछ देते हैं कि सिरिंक्स क्या है, लैरिंक्स क्या है। पक्षी है वो गाना गाते हैं तो वो सिरिंक्स से गाते हैं, हम जो गाना गाते हैं वो लैरिंक्स से गाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कंठ होता है, इस कंठ के ऊपर आपको बताना है ढक्कन होता है जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस। क्या होता है, एपिग्लोटिस होता है, जो कि उपास्थि का बना हुआ है। कंठ है, इसमें वाक रज्जु होते हैं। कंठ में वाक रज्जु होते हैं। वाक रज्जु दो जोड़ी होते हैं, एक होते हैं वास्तविक वाक रज्जु और एक होते हैं आभासी वाक रज्जु। वास्तविक वाक रज्जु होते हैं जो ध्वनि उत्पादन में योगदान करते हैं, आभासी ध्वनि उत्पादन में योगदान नहीं करते हैं। तो इसमें दो जोड़ी वाक रज्जु होते हैं, वास्तविक और आभासी। फिर उसके बाद आपको बताना, इसमें 3 उपास्थियां होती हैं कंठ के अंदर। एक का नाम होता है थायराइड, एक का नाम होता है क्रिकोइड और एक का नाम होता है एरिथ्रोइड। ठीक है, तो इसमें 3 क्या होती हैं, 3 उपास्थियां होती है, थायराइड, क्रिकोइड और एरिथ्रोइड। ये ध्यान रखना है, एरिथ्रोइड, एरिथ्रोइड। इतना आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आपके कोर्स में तो है नहीं। कंठ इतना ही दे रखा है कि कंठ एक ध्वनि उत्पादक यंत्र होता है। कंठ के बीच में एक छिद्र होता है जिसको कहते हैं ग्लोटिस। क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। ये ध्यान रखना। अब ये जो श्वास नली है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और ये वक्ष भाग में जाकर 2 श्वसनियों में बढ़ जाती हैं। ये वक्ष भाग में जाकर 2 श्वसनियों में बढ़ जाती हैं, यानी 2 श्वसनियों के अंदर ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब श्वास नली के ऊपर सी आकार के अधूरे छल्ले होते हैं। श्वास नली के ऊपर क्या होता है, सी आकार के अधूरे छल्ले होते हैं। सी मतलब आप समझते ही हो कि ये कैसी संरचना है, इस साइड से पूरे हैं और इधर पीछे अधूरे होते हैं। तो यहाँ पे ये आपको दिखेगा ये पूरे छल्ले हैं, कैसे हैं, लेकिन पीछे ये कैसे हैं, छल्ले है ही नहीं। तो ये सवाल आता है कि श्वास नली के ऊपर कैसे छल्ले होते हैं, सी आकार के अधूरे छल्ले होते हैं। श्वास नली के ऊपर सी आकार के अधूरे छल्ले होते हैं। ये अधूरे छल्ले क्या करते हैं, ये अधूरे छल्ले आपको बताना है कि इसको पिचकने से रोकते हैं खाली होने पर। श्वास नली खाली होने पर पिचकने से रुकती है,
अगर ये हाइलाइन कार्टिलेज के बने होते हैं, ये भी सवाल आता है कि ये किसके बने होते हैं, ये हाइलाइन उपास्थि के बने होते हैं, ये भी ध्यान रखना। अब एक सवाल आया कि एक व्यक्ति है, उसकी मृत्यु है, वो गला दबाने से हुई है, पोस्टमार्टम में कैसे पता चलता है? आप उसका जोर से गला दबाओगे, आप नहीं सॉरी कोई और दबाएगा, मान लो उसका शत्रु उसका दबाता है गला, तो क्या होता है कि उसका गला दबाते हैं तो क्या होता है कि श्वास नली के ये जो हाइलाइन उपास्थि के छल्ले होते हैं ये टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये छल्ले जैसे ही टूटते हैं तो क्या होता है, ये श्वास नली पिचक जाती है। तो पोस्टमार्टम में देखा जाता है कि इसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है या इसका गला दबाकर आत्महत्या की है। तो इस तरह से क्या होता है, छल्ले टूटते हैं, इन छल्लों से पता चल जाता है कि हाइलाइन उपास्थि है वो डैमेज हुई है और इस तरह से इसकी श्वास नली पिचक चुकी है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपन श्वसन वृक्ष पढ़ते हैं। श्वसन वृक्ष क्या होता है, फेफड़ों में पाया जाता है। इसमें ये पूछा जाता है कि श्वास नली किस किस में बढ़ती है। श्वास नली है ये सबसे पहले क्या होती है, ये श्वास नली है, ये प्राथमिक श्वसनी और द्वितीयक श्वसनी में बढ़ती है। ये श्वास नली क्या होगी, प्राथमिक श्वसनी द्वितीयक श्वसनी में बढ़ेगी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, श्वास नली होती है ये प्राथमिक श्वसनी और द्वितीयक श्वसनी में बढ़ती है। प्राथमिक श्वसनी, ये नाम बच्चों आपको कंटिन्यूस याद रखने हैं। नाम पूछे जाते हैं कि श्वसन वृक्ष में क्या क्या होता है। श्वास नली होती है वो प्राथमिक श्वसनी में बढ़ती है, प्राथमिक श्वसनी आगे द्वितीयक श्वसनी में बढ़ती है, द्वितीयक श्वसनी आगे श्वसनिका में बढ़ती है, द्वितीयक श्वसनी आगे श्वसनिका में बढ़ती है और श्वसनिका आगे अंतःश्वसनिका में बढ़ती है। श्वसनिका आगे किस में बढ़ती है, अंतःश्वसनिका में बढ़ती है और अंतःश्वसनिका होती है वो क्या होती है, वायुकुपिका कोश में खुलती है। वायुकुपिका कोश में 6 से 9 वायुकुपिकाएं होती हैं। तो क्या हुआ, श्वास नली किस में बटी, प्राथमिक श्वसनी में, प्राथमिक श्वसनी किस में बटी, द्वितीयक श्वसनी में, द्वितीयक श्वसनी किस में बटी, श्वसन श्वसनिका में, यानी श्वसनिका बढ़ गई। श्वसनिका किस में बढ़ गई, अंतःश्वसनिका में, और अंतःश्वसनिका किस में जाके खुलती है, वायुकुपिका कोश में खुलती है। वायुकुपिका कोश में खुलती है, किसमें खुलती है, वायुकुपिका कोश में खुलती है। ये आपको सीक्वेंस याद करना है। परीक्षा में सवाल आता है कि मनुष्य के जो फेफड़े हैं उसमें श्वसन वृक्ष पाया जाता है, उसके चरण बताओ कौन कौन से भाग होते हैं, या गैसों का जो चालन पथ है वो क्या है। तो श्वास नली है, प्राथमिक श्वसनी है, द्वितीयक श्वसनी है, श्वसनिका है। तो ये जो द्वितीयक श्वसनी श्वसनिका, यहाँ तक क्या होते हैं, हाइलाइन उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं, उसके आगे छल्ले नहीं पाए जाते हैं। ये जो फुफ्फुस होता है, इस फुफ्फुस के अंदर 60 करोड़ वायुकुपिकाएं होती हैं। फुफ्फुस के अंदर क्या होती हैं, 60 करोड़ वायुकुपिकाएं पाई जाती हैं। और ये जो फुफ्फुस होता है इसमें ये वायुकुपिकाएं हैं। इस पे एक सवाल आता है, फेफड़े की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का नाम क्या होता है। फेफड़े की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई का नाम होता है फुफ्फुस। फेफड़े की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का नाम होता है फुफ्फुस। ये अपने को ध्यान रखना है कि फेफड़े की संरचनात्मक इकाई कैसे, कि अगर वायुकुपिका को निकाल देंगे, तो फेफड़ा खोखला हो जाएगा और गैसों का आदान प्रदान वायुकुपिका से होता है। तो फेफड़े की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का नाम होता है वायुकुपिका, जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। फेफड़े हैं उस पे कितनी करोड़ वायुकुपिकाएं होती हैं, 60 करोड़ वायुकुपिकाएं होती हैं। ये क्या होती है, वायुकुपिकाएं एक पतले थैले जैसी होती हैं और नम होती हैं। इसका क्षेत्रफल अधिक होता है, इसकी दीवार पतली और पारदर्शी होती है, इसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान आसानी से होता है। तो वायुकुपिका की विशेषता भी पूछी जाती है। वायुकुपिका बिल्कुल पतली दीवार वाली होती है, लेकिन इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है और इससे गैसों का विनिमय आसानी से होता है, यानी गैसों का विसरण आसानी से होता है। ये चीजें ध्यान रखनी है। और इस वायुकुपिका के चारों ओर रक्त केशिकाओं का जाल होता है। इस वायुकुपिका के चारों तरफ रक्त केशिकाओं का जाल होता है। वायुकुपिका और इसके बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है, रक्त केशिकाओं के बीच में। अब अपन फुफ्फुस की चर्चा करते हैं। फुफ्फुस के बारे में आपको बताते हैं। ये प्राणियों में मुख्य श्वसन अंग होता है, जो स्तनधारी है उसमें ये मेन श्वसन अंग है वो फुफ्फुस ही है, ठीक है, मुख्य श्वसन अंग होता है। फुफ्फुस वक्ष भाग में पाए जाते हैं। ये पूछा जाता है फुफ्फुस कहाँ पाए जाते हैं, कोई क्या करते हैं या हाथ रख देते हैं, क्या करते हैं, फुफ्फुस कहाँ
पाया जाता है बेटा? यहाँ हाथ रखते हैं तो यहाँ मस्तिष्क है बेटा, ठीक है। फुफ्फुस वक्ष में होता है, कहाँ होता है? वक्ष में होता है। ये कॉमन सेंस की चीज है। फिर एक जोड़ी होते हैं, कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। फिर आपको बताना है गहरे लाल रंग के होते हैं, गुलाबी दिल होता है। ये गहरे लाल रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? आपका दिल गुलाबी है लेकिन आपका फुफ्फुस लाल रंग का है। कैसा है? लाल रंग का है। आप कभी पूछा बेटा फुफ्फुस कैसे रंग का है, आप कहोगे गुलाबी। तो गुलाबी तो आपका दिल है और फुफ्फुस गहरे लाल रंग का है। कैसा है? गहरे लाल रंग का है। इसकी उत्पत्ति भ्रूण के एंडोडर्म स्तर से होती है। इसकी उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूण के एंडोडर्म स्तर से इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब फुफ्फुस है, उस फुफ्फुस के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है। जैसे ये फुफ्फुस है, दायां फुफ्फुस, बायां फुफ्फुस, इसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली का नाम होता है प्लूरल झिल्ली। ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। फुफ्फुस के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है उस झिल्ली का नाम बताओ। प्लूरल झिल्ली। प्लूरल झिल्ली होती है, यानी प्लूरल झिल्ली होती है, फुफ्फुस आवरण झिल्ली होती है। इस प्लूरल झिल्ली और इस फुफ्फुस के बीच में एक गुहा होती है जिसको अपन कहते हैं प्लूरल गुहा। इसमें एक द्रव भरा होता है जो इसको कहते हैं प्लूरल द्रव, ठीक है। यानी फुफ्फुस आवरण द्रव है वो पाया जाता है। ये फुफ्फुस को नमी प्रदान करता है, बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। अब इसमें हवा भर जाएगी तो ये फुफ्फुस स्थायी रूप से पीछे जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फुफ्फुस के अंदर क्या होती है? वायु कुपिकाएं पाई जाती हैं। फुफ्फुस के अंदर क्या पाई जाती हैं? वायु कुपिकाएं पाई जाती हैं। ये वायु कुपिकाएं फुफ्फुस की संरचना और क्रिया में कई हैं, ये ध्यान रखना है। फुफ्फुस का काम होता है गैसों को अंदर लेना और गैसों को बाहर निकालना। फुफ्फुस की सुरक्षा के लिए क्या होता है? वक्शीय गुहा पाई जाती है। वक्शीय गुहा होती है जिसमें फुफ्फुस सुरक्षित रहता है। वक्शीय गुहा के अंदर क्या रहते हैं? फुफ्फुस सुरक्षित रहते हैं। अब ये जो वक्शीय गुहा है, इस वक्शीय गुहा के पृष्ठभाग में कसरूपदंड होती है। वक्शीय गुहा के पृष्ठभाग में कसरूपदंड होती है। वक्शीय गुहा के अंदर भाग में आपको बताना है उरोस्थि होती है। अंदर भाग में उरोस्थि होगी। ये भी सवाल आता है कि जो अपनी वक्शीय गुहा है उसके पृष्ठभाग में कसरूपदंड है और वक्शीय गुहा के अंदर भाग में उरोस्थि है और वक्शीय गुहा के आगे की ओर गिरवा है और वक्शीय गुहा के नीचे की ओर क्या है? डायाफ्राम है। ये डायाफ्राम केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है जिसको तनुपट कहते हैं। ये सवाल भी पूछा जाता है कि वक्शीय गुहा जिसमें फेफड़े और हृदय बंद रहते हैं, ये एक वायुरोधी कक्ष होता है। जो वक्शीय गुहा है वायुरोधी कक्ष है। इस कक्ष के अंदर क्या क्या होता है? इस कक्ष बताओ तो आपको बताना है वक्शीय गुहा का पृष्ठभाग किसका बना हुआ है? कसरूपदंड का। वक्शीय गुहा का अधर भाग उरोस्थि का। उरोस्थि ये बीचों बीच एक हड्डी है। फिर उसके बाद वक्शीय गुहा के आगे गिरवा और वक्शीय गुहा के नीचे की ओर क्या है? डायाफ्राम है। ये अपने को फुफ्फुस याद रखना है, ठीक है।